अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफ़ीज़ ख़ान टुडे विद हफ़ीज़ ख़ान के साथ। और आज मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूं, उनका हम जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपने कभी पढ़ा, कहीं किसी किताब में सोचा या किसी से जाना कि जब इस्लामी फतूहात का सिलसिला चल रहा था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में, तो जब इस्लामी फ़ौजें मकरान की हदूद से आगे बढ़ने लगीं और इरादा यही था कि हिंदुस्तान में दाखिल होंगी और जो मौजूदा हिंद सिंध और ये हमारा इलाका जो है यहाँ फतूहात करेंगी, तो वहाँ पर लश्करों के आने से पहले जो उन्होंने अहवाल मालूम किया कि यहाँ के लोग कैसे हैं, वो मामले में कैसे हैं और यहाँ कितनी फ़ौज जाएगी, तो उन्हें क्या जवाब मिला था। कभी आपने ये भी जानने की कोशिश की या कहीं से आपको मालूम हुआ कि यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम समेत जितने भी हमलावर आते रहे हैं, और चाहे वो मगरिब से आए हों, चाहे मशरिक़ से आए हों, चाहे शुमाल से और चाहे जनूब से, तो उनके यहाँ क्या वजह थी कि यहाँ पर उनको कहीं भी इतनी बड़ी मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। और एक सवाल ये भी हमारे यहाँ किया जाता है कि यहाँ के लोगों ने कभी किसी दूसरे मुल्क पर चढ़त नहीं की, चढ़ाई नहीं की, हमला आवरी नहीं की, तो इसका क्या सबब है? क्या यहाँ के लोगों का मिजाज में कुछ ऐसी बात शामिल है कि ये लोग स्कैटर्ड रहते हैं, इनके यहाँ इत्तफाक उस तरीके से नहीं हो पाता? क्या आपने ये कभी सोचा, कभी पढ़ा कि हमारे यहाँ एक दानश्वर सियासतदान हो गुज़रे हैं, हनीफ रामे। उन्होंने किताब लिखी थी पंजाब का मुकदमा। तो उन्होंने उसमें ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी कि पंजाब ने अभी तक कोई बड़ा लीडर पैदा क्यों नहीं किया। उन्होंने कुछ नाम ज़रूर गिनवाए थे, लेकिन यही बात अब मैं करता हूँ कि हमारे पूरे पाकिस्तान में अभी तक कोई इतना बड़ा लीडर पैदा क्यों नहीं हो सका कि जिसकी कोई मिसाल दी जा सके। मैं कायद आज़म अलैहिर्रहमा की बात नहीं कर रहा, मैं उनके दौर के बाद की बात कर रहा हूँ। हम ये भी कहते हैं कि हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा लीडर पैदा किया, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अंजाम क्या हुआ, हम उसे आगे चलते हैं और आज तक आते हैं। और फिर आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो हालात चल रहे हैं, कभी आप देखते हैं कि औरतों के साथ क्या सलूक किया जाता है। नूर मुकद्दम का केस आपके सामने था, उससे पहले उस्मान मिर्ज़ा का केस आपके सामने आया इन्हीं हालात में। और अब जो 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान के साए में जो कुछ हुआ है, और उसके बाद आपने कुछ और वीडियोज़ अभी आना शुरू हो चुकी हैं कि आपने देखा होगा कि किस तरह एक लड़की जो अपनी दूसरी साथी लड़की और एक बच्चे के साथ चिंची रिक्शे में बैठी है, उसके साथ गुंडों ने कैसा सलूक किया, कैसा बर्ताव किया। और फिर आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह एक लड़की जो अपने भाई के साथ बैठी हुई बुर्का पहने हुए मोटर बाइक पे जा रही है, तो दूसरे लड़कों ने उसे उतार कर मोटरसाइकिल से उसके साथ क्या बेहुदा हरकत की। और आपने ये भी जाना होगा कि अभी हमारे एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो प्रीच करते हैं, उनके साथ किस किस्म का बर्ताव हमारे सोशल मीडिया पे शुरू हो चुका है, और हम किस तरह लोगों की इज़्ज़तें उछालते हैं, पगड़ियाँ उछालते हैं और फिर भूल जाते हैं चीज़ों को, कोई चीज़ ऐसी हुई थी या नहीं हुई थी। मैं हमेशा आपसे कहता रहता हूँ कि हमारे यहाँ हर सानिये के बाद, हर बड़े वाक़ये के बाद, हर अलमिये के बाद एक और अलमिया मौजूद होता है, पहले वाले अलमिया, पहले वाले सानिया को खा जाने के लिए। और हम वो कौम हैं कि जिनकी मेमोरी, जिनका हाफजा इतना थोड़ा सा है, इतना कलील है कि उसे कल की बात याद नहीं रहती, लेकिन आज अगर हो तो इतना बड़ा उबाल होता है कि वो आसमान तक वो चलते हैं, लेकिन जैसे ही कोई और वाक़या होता है तो उसको यूं भुला दिया जाता है कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था। अब मैं आता हूँ अपने पहले सवाल पर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में जब इस्लामी फतूहात का सिलसिला पहुंचा मकरान से आगे, तो उन्होंने एक दिन मालूम किया अपने साथियों से कि जिस तरफ अब हम बढ़ रहे हैं, वहाँ की ज़मीन कैसी है, वहाँ कितनी फ़ौज भेजी जाए, वहाँ के फल कैसे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया
کہ यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत बहादुर हैं अगरचे, लेकिन यहाँ की ज़मीन कड़वी कसीली है, फल खट्टे और कड़वे हैं। अगर आप यहाँ थोड़ा लश्कर भेजेंगे तो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, और अगर ज़्यादा लश्कर भेजेंगे तो वो लश्कर भूखों मर जाएगा। और अब मैं ख़ास तौर पर बात करता हूँ एक और रिवायत का, जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब है, कि उन्होंने अपने एक दाना साथी हकीम बिन जबला से पूछा कि आप इधर से होकर आए हैं, वहाँ के लोग मामला में कैसे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि यहाँ के लोग खाइन और गद्दार हैं। हम इस बात को ये नहीं कहते कि ये एक्सेप्शन के साथ नहीं होती, लेकिन ये उस वक्त एक राय कायम की गई थी हम लोगों के बारे में। और फिर जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ आए, हमले किए, और फिर महमूद गजनवी के हमले हैं 300 साल बाद के, और फिर शहाबुद्दीन गौरी के हमले हैं, तो उन्हें यहाँ पर इतनी बड़ी मज़ाहमत क्यों नहीं फेस करनी पड़ी? वो आए और उन्होंने आसानी से फतह कर लिया। जब मोहम्मद बिन कासिम आए 712 ईस्वी में, तो उस वक्त दीबल के मकाम पर राजा दाहर के बेटे ने उनका मुकाबला किया और दीबल फतह हो गया। उसके बाद आप जानते हैं कि अरोड़ के मकाम पर राजा दाहर से मुकाबला हुआ था, और राजा दाहर भी उसमें काम आया। और उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के लिए फतवात का सिलसिला इतना आगे बढ़ा कि वह मुल्तान तक आए और फिर गुजरात तक। लेकिन सबसे अहम बात ये थी कि उन्हें इतनी बड़ी मज़ाहमत का सामना क्यों नहीं करना पड़ा, कि यहाँ पर राजा दाहिर ने किसी बड़े जंगजू कबीले को या उन लोगों को या किसी लीडरशिप को ऊपर आने ही नहीं दिया था। उस वक्त सबसे ताकतवर, जरी और बहादुर जाट कौम के लोग थे, जिन्हें राजा दाहिर ने चुन चुन कर इस तरीके से रगेदा कि उनमें मुकाबला करने की सकत ही न रही, और लिहाजा बड़ी आसानी से मोहम्मद बिन कासिम यहाँ जीत गए। और इसके साथ साथ क्या होता था कि यहाँ पर जो भी बादशाह, जो भी राजे महाराजे हुक्मरानी करते रहे हैं, वो अपने पास एक बड़ी सिपाह नहीं रखते थे। उनकी सिपाह बटी होती थी राजवाड़ों में, छोटे छोटे लोगों के पास, ज़िम्मेदारों में, और फिर वहाँ से किसी जंग की सूरत उनसे वो फ़ौज मंगाते थे, और फिर वो जंग में मुकाबला किया जाता था या जो भी किया जाता था। लेकिन उन्होंने अपनी ताकत को छोटे छोटे कबीलों में, छोटे छोटे जत्थों में बांट रखा था। कोई बड़ी ताकत नहीं थी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जिसे कहते हैं कोई हिकमत अमली नहीं होती थी एज अ नेशन, एज अ कौम। इसलिए हमारे यहाँ ना तो मुकाबले करने की सकत होती थी, और ना ही हम लोग किसी दूसरे इलाके पर चढ़मार करते थे, और ना ही हम वहाँ तक फतूहात का सिलसिला बढ़ाते थे, चूँकि एज अ नेशन हमारी तामीर ही नहीं हो सकी। और हनीफ रामे साहब ने जो पंजाब के मुकदमे में बात की थी, उन्होंने भी यही बात की कि पंजाब आज तक कोई बड़ा लीडर पैदा क्यों नहीं कर सका। मैं इस बात को पंजाब से आगे फैलाता हूँ कि हमारे यहाँ अगर कोई लीडर बना भी सही, आप देखिए कि हज़रत क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, हमने उनके साथ क्या बर्ताव किया, क्या सलूक किया। और फिर उनकी हमशीरा मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, हमने उनके साथ क्या सलूक किया। और उसके बाद फिर आप देखिए कि हमारे यहाँ एक बैनुल-अक़वामी सतह का लीडर आया, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, हमने उसके साथ क्या किया। और अब भी देखें कि हम जत्थों में बटी हुई कौम है। अभी अफ़गानिस्तान का आपके सामने मामला है कि जैसे ही अमेरिका ने अपने इनख़ला की बात की और तालिबान आगे बढ़े, तो उन्हें वहाँ किसी चीज़ की मज़ाहमत ही नहीं हुई, और वो जो अमेरिका ने अंदाज़े लगाए थे उनके बरअक्स और उनके बरखिलाफ़, और वो मिनटों सेकंडों में काबुल तक पहुँच गए और काबुल पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। ये किसी के वहम गुमान में भी नहीं था। बात क्या थी कि जो फ़ौज बनाई गई थी अशरफ गनी के दौर में या हामिद करज़ई के दौर में, वो फ़ौज हुकूमत के साथ तो एक पेज पर थी, एक सफ़ा पर थी, लेकिन वो फ़ौज अवाम के साथ एक सफ़ा पर नहीं थी। फ़ौज उस वक्त जीतती है, फ़ौज उस वक्त कामयाब रहती है जब वो हुकूमत के साथ एक पेज पर हो ना हो, अवाम के साथ उसका एक पेज पर होना बहुत ज़रूरी होता है। और अफ़गानिस्तान में भी आप देखिए कि वहाँ भी जत्थे हैं, जत्थों में बटी हुई कौम है, और अभी तक वहाँ पर हुकूमत साजी का क़याम
या हुकूमत साजी का कोई दूर दूर तक इम्कान नज़र नहीं आ रहा, कि अभी तक उनके दरमियान में डायलॉग चल रहे हैं और इम्कान यही है कि वो यही जत्थे जो हैं उनके, यही उनके दरमियान किसी खराबी का बायस ना बने और फिर कुछ तो खून का एक नया सिलसिला ना शुरू हो जाए, खुदा ना करे। और अभी जो हम अपने यहाँ देखते हैं कि हमारे यहाँ इंसाफ क्यों नहीं है, हमारे यहाँ इस्तेहकाम क्यों नहीं है, हमारे यहाँ लोग एक दूसरे से जुड़े हुए क्यों नहीं हैं, हम बटे हुए कौम हैं। इस वक्त जत्थे हैं, किसी ने ज़ुबान के पर्दे में एक ताकतवर ग्रुप बना रखा है, कहीं मज़हब के लिबादे में एक ताकतवर ग्रुप बना हुआ है जो मज़हब के नाम पे मज़हब का तमस्खर उड़ा रहा है। इसी तरह कुछ लिबरल्स बने हुए हैं और इसी तरह कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कंजर्वेटिव बने हुए हैं, लेकिन अंदर से वो क्या हैं आप सब जानते हैं। तो ये मुख्तलिफ हमारे यहाँ जत्थे बने हुए हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं कि जिन्होंने पूरी सोसाइटी को यरगमाल बना रखा है और अब हम एक कौम किसी तरह भी दिखाई नहीं दे रहे। जहाँ जत्थों की सूरत हाल हो, जहाँ जत्थे इंसाफ करें, जहाँ मॉब सैकी के ज़रिए इंसाफ के हवाले तलाश किए जाएं, जहाँ हुकूमत को इंसाफ न करने दिया जाए, जहाँ आप देखें कि अदालतों में क्या होता है और किस तरीके से वकला साहबान के साथ जो बातें मंसूब की जाती हैं कि किस तरीके से चढ़ जाते हैं। ये सारे वो मामलात हैं कि जिन्होंने हमारे जुडिशल सिस्टम को भी यरगमाल बना रखा है। हमारे निज़ाम इंसाफ के साथ साथ आप हमारा जो एक मिली या मुल्की इस्तेहकाम होना चाहिए वो भी हमारा यरगमाल है, कहीं किसी तौर पर नज़र नहीं आता। और फिर जो वाक़यात हैं आप देख रहे हैं, और मैंने पहले भी अर्ज़ किया था अपने पिछले व्लॉग में कि पकड़ दकड़ होने से पहले कुछ पुलिस वालों को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, कुछ छोटे मुलाजमीन को सस्पेंड कर दिया जाएगा, और फिर इतने बड़े लेवल पर जो पकड़ धकड़ हो रही है इसका नतीजा क्या निकलता है? कुछ भी नहीं निकलता। आप देखिएगा कि जो लोग इन सोशल मीडिया की आड़ में लोगों की इज़्ज़तें उछालने के दरपे हैं, वो भी अलग से लगे हुए हैं कि हमारे यहाँ कोई नाम्स, कोई तहज़ीब, कोई जो जिसे कहते हैं ना कि हमारे यहाँ तहज़ीब के या अखलाक के जो बुनियादी पैमाने हैं हमने वो भी तोड़ फोड़ कर रख दिए हैं। तो जत्थों में बटी हुई कौम, और जो हमारे बारे में शुरू से एक राय चली आती है कि हम किस किस्म के लोग हैं, हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, हम किस तरीके से मामला करते हैं अपना, तो वो आज तक सच चली आती है कि हम इसलिए शिकस्त खाते हैं कि हम अपने अंदर कोई बड़ा आदमी, बड़ा लीडर पैदा ही नहीं होने देते। हम बोनों की एक कौम बन चुके हैं जो कद आवरों को अपने दरमियान में आने ही नहीं देती। हमारा हाफजा अब इतना कमज़ोर हो चुका है कि हमें कल तो क्या, अभी चंद लम्हे पहले तक की बात भी हमारे यहाँ याद नहीं रहती। और गजनी टाइप की हम एक कौम बनते जा रहे हैं कि जो अपनी तारीख़ से भी नाबल्द हैं और अपने माजी से भी नाबल्द हैं और उन अक़दार से भी नाबल्द हैं जो अपने यहाँ किसी नामवर आदमी को परवान चढ़ता हुआ देख सके। ये तो था आज का व्लॉग। ये कैसी बात लगी, कैसी गुफ्तगू लगी, इस पर कोई आप बात करना चाहें, कोई डायलॉग करना चाहें, कोई मकालमा करना चाहें, ओपिनियन देना चाहें तो ज़रूर आप शेयर किया करें इन चीज़ों को। और इनको अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दिया करें ताकि हमारे आने वाले व्लॉग भी आप तक तसलसल के साथ पहुँचते रहें। इजाज़त दीजिए मोहम्मद हफीज़ खान को। फ़ी अमानिल्लाह।